हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टर्म समझने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। तो बच्चों, अगर हम इसका डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो दोनों का मीनिंग क्या है? व्यय है। दोनों को हिंदी में क्या बोला जाता है? व्यय बोला जाता है। तो देखने सुनने में ये दोनों टर्म्स एक ही लग रही हैं, लेकिन अकाउंटिंग में इनमें थोड़ा सा हल्का स्लाइटली डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, और कई बार क्या है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस टर्म्स को क्लियर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इन टर्म्स के साथ चलिए शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर क्या है? तो एक्सपेंडिचर वर्ड बेसिकली ड्राइव्ड हुआ है किससे? स्पेंडिंग से। स्पेंडिंग वर्ड से ही क्या बना है? एक्सपेंडिचर वर्ड बना है। तो द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, खर्च करने की जो प्रक्रिया है, खर्च करने की जो क्रिया है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर बोला जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में इसका क्या मीनिंग है? अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग लाइबिलिटी। दो चीजें हैं इसमें, एक तो स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग लाइबिलिटी फॉर किसके लिए? फॉर सम बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ये है इसका अकाउंटिंग में मीनिंग। क्लियर है? स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। अच्छा, अब बेनिफिट से यहाँ पे क्या मतलब है? बेनिफिट मतलब टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, एनी गुड्स या सर्विस। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर इज एनी पेमेंट और इंकरिंग लाइबिलिटी टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, एनी गुड्स या सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई भी संपत्ति, माल या सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान या दायित्व की उत्पत्ति क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। डीके गोयल जी का जो डीके गोयल जी की बुक का जो हिंदी वर्जन है, उसमें एक्सपेंडिचर को बोला गया है खर्च और एक्सपेंसेस को बोला गया है व्यय। तो गोयल जी क्या बोलते हैं कि संपत्ति, माल या सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान या दायित्व की उत्पत्ति क्या कहलाता है? खर्च या एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूंजीगत व्यय, और दूसरी कैटेगरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयगत व्यय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है टू परचेज एनी एसेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। यानी ऐसा खर्चा जो किसी एसेट्स को परचेज करने में या उस किसी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज करने में किया जाता है, तो वो कौन सा खर्चा कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। स्थायी संपत्ति को खरीदने या उसके मूल्य में वृद्धि के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय कहलाता है। जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा परचेज करने के लिए या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट बिजनेस को आगे आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, आगे आने वाले कई सालों के लिए मिलता है। जनरली मोर देन ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर बिजनेस को मिलता है, वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और इन एक्सपेंडिचर्स को कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। दूसरी कैटेगरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हिंदी में जिसको बोलते हैं आयगत व्यय। कोई भी ऐसा खर्च, एक्सपेंडिचर जिसका पूरा बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा हो बिजनेस को, तो वो क्या कहलाता है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस की तरह क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, इसके एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत, सैलरी यानी वेतन, वेजेस यानी मजदूरी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिजली, और कमीशन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही एग्जाम्पल है। इन एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखा जाता है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है, और इन एक्सपेंडिचर से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होने से अल्टीमेटली जो ओनर की कैपिटल है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा, ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते तो नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि व्यवसाय की लाभ उपार्जन क्षमता को बढ़ाते नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन रखते हैं, उसको बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे बिजनेस में कोई बिल्डिंग परचेज की गई है, कितनी की, 10 लाख की बिल्डिंग परचेज की गई है। अच्छा, अब उस बिल्डिंग में एक रूम बनवाया गया, मान लो उसमें आया 2 लाख का खर्चा हो गया, तो अब उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 लाख की, 12 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 2 लाख का खर्चा क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। रूम बनवाया गया, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया गया जिससे बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज हो गया, तो ये खर्चा क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन इसी बिल्डिंग में अगर वाइट वॉश किया जाता है, कोई डिस्टेम्पर वगैरह किया जाता है, तो ये क्या खर्चा माना जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा माना जाएगा। ये मेंटेनेंस का जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस बिल्डिंग को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है, उसकी वैल्यू में इंक्रीज नहीं होता है। अच्छा, दूसरा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई 10 लाख की, वैल्यू उसकी क्या है, 10 लाख की, और ये अज्यूम किया जाता है कि ये मशीनरी 10 साल तक बिल्डिंग को काम में, बिल्डिंग के लिए यूजफुल, सॉरी बिजनेस के लिए यूजफुल होगी, और 10 साल बाद, क्योंकि मशीनरी क्या होती है, मशीनरी डेप्रिशिएट होती जाती है, बिल्डिंग हमेशा एप्रिशिएट, बिल्डिंग ऐसी एसेट है जो एप्रिशिएट होगी, यानी इसकी वैल्यू में हमेशा बढ़ोतरी होती है, और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ऐसे आइटम्स हैं जो जितना यूज करते हैं उनकी क्या होती है, वैल्यू कम होती जाती है, इसमें डेप्रिसिएशन होता है। बिल्डिंग में एप्रिसिएशन होता है, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन होता है, माना जितना हम उसको यूज करेंगे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे मानते हैं कि इसकी जो लाइफ है प्लांट एंड मशीनरी की, वो क्या है, 10 ईयर्स है, तो जब हम उसको परचेज करते हैं तो 10 लाख रुपए जो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और हम ये जब इसकी लाइफ 10 साल मान रहे हैं, तो 1-1 लाख रुपए क्या होता जाएगा, हर साल इसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, डेप्रिसिएशन होता जाएगा, तो ये 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा हर साल। क्लियर हो गया होगा। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट करी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए है, इसमें जितने नंबर ऑफ ईयर, जितनी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वैल्यू मिल हो जाएगी जितने साल बाद, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हर साल इसकी वैल्यू में कितनी कमी हो जाएगी, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, सॉरी डेबिट साइड लिखेंगे, तो ये 1 लाख रुपए क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, उस साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और जिस साल प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जाती है, उस साल उस प्लांट एंड मशीनरी को, सॉरी मैंने गलती से बिल्डिंग लिख लिया है, उस साल प्लांट एंड मशीनरी का जो खर्चा है वो उस साल के लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और इसे एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस इज कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, यानी कि माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने
और विक्रय करने की जो लागत होती है वो क्या कहलाती है, एक्सपेंसेस कहलाती है ना। रेवेन्यू कैसे उत्पन्न होती है, रेवेन्यू अर्न करना मतलब क्या होता है, जिस चीज में उसका बिजनेस है उसका माल खरीदने, प्रोड्यूस करने और सेल करने में जो लागत आती है, उसकी जो कॉस्ट आती है वो क्या कहलाती है, एक्सपेंस कहलाती है, ठीक है ना। प्रोड्यूस एंड सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड सेल, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, एक्सपेंस कहलाएगी। फिन्नी एंड मिलर ने क्या डेफिनेशन दी है एक्सपेंस की, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। ये डेफिनेशन दी है फिन्नी एंड मिलर ने, यानी कि आगम की प्राप्ति के लिए, आगम क्या है, रेवेन्यू, आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत क्या कहलाती है, को व्यय कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, क्या क्या चीजें शामिल है। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत। अब बेचे गए माल की लागत कैसे निकालते हैं, उस अकाउंटिंग ईयर का, जिस अकाउंटिंग ईयर की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में कितना माल शुरू में स्टॉक में था, यानी ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे उस साल की टोटल परचेज, कितना माल क्रय किया गया, और इन दोनों के टोटल में से माइनस करेंगे कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कितना माल स्टॉक में बचा हुआ है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये है फॉर्मूला किस चीज का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का, बेचे गए माल की लागत निकालने का। मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर 2022 के शुरू में, यानी कि 1 जनवरी को कितना ओपनिंग स्टॉक था, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, और 1 लाख की परचेज की गई, तो टोटल कितना हो गया, 1,10,000। और अकाउंटिंग ईयर के एंड में यानी 31 दिसंबर को कितना माल बचा हुआ है, 20,000 का माल स्टॉक में बचा हुआ है, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 20,000। तो इसको इसमें से लेस कर देंगे, यानी कि बेचे गए माल की लागत कितनी आई है, 90,000 रुपीज बेचे गए माल की लागत आई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है, 90,000 आया है, तो ये क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस माना जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज इसमें क्या आती है, रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, ये चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं, एक्सपेंसेस में। क्या क्या, किराया, कमीशन, वेतन, विज्ञापन एक्सेट्रा, ये चीजें किसके एग्जाम्पल है, एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल है। थर्ड चीज आती है डेप्रिसिएशन, यानी कि उस बिजनेस में जो भी प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है, तो उसके यूज होने से उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, जो रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, उसको भी क्या माना जाता है, एक एक्सपेंस माना जाता है, और उसे एक्सपेंस की तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, 1 लाख रुपीज क्या है, उस मशीनरी की वैल्यू है, और ये अज्यूम किया गया है कि 10 सालों बाद इस मशीनरी की वैल्यू निल हो जाएगी, तो मार्केट में इसे बेचा जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू निल हो जाएगी। तो उसका लाइफ टाइम कितना है, 10 ईयर्स का। तो हर साल 10-10 हजार रुपए क्या किए जाएंगे, एक्सपेंस मान के इसको क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। ये 10,000 क्या है, एक्सपेंस की तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। तो ये 3 चीजें इंक्लूड होती हैं एक्सपेंसेस में। अच्छा, एक्सपेंसेस के कारण क्या होता है कि ओनर की कैपिटल में भी रिडक्शन होता है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस डायरेक्ट किसको इफेक्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, और प्रॉफिट को कम करते हैं और लॉस को बढ़ाते हैं, और प्रॉफिट कम होने से क्या हो जाता है, ओनर की कैपिटल में भी कमी आ जाती है। अब एक बार देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, पॉइंट वाइज देख लेंगे। तो फर्स्ट तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किस टाइप का होता है, टू परचेज एसेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि बिजनेस में कोई भी एसेट्स परचेज करने या उस एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे बिल्डिंग परचेज करना, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना, बिल्डिंग में कोई ऐसा एक्सपांशन करना जिससे उस बिल्डिंग की वैल्यू में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यानी बिल्डिंग में अलग से कोई कमरा बनवाया जाता है, कोई सेक्शन बनवाया जाता है,
तो उससे क्या होता है, उस बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज होता है। तो ये खर्चे किस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल है क्या क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, कमीशन, रेंट एक्सेट्रा, यानी ऐसे खर्चे विच इनकर्ड इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, यानी कि उस बिजनेस की जनरल जो एक्टिविटी है, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज होती है उसके दौरान जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है, बेनिफिट, है ना, सेकंड पॉइंट है बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। जैसे बिल्डिंग अगर परचेज की गई है तो इसका बेनिफिट बिजनेस को नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट जनरली एक ही अकाउंटिंग ईयर के दौरान मिलता है। जैसे रेंट पे किया गया है तो रेंट कितने टाइम का, जनरली 1 साल का, तो 1 साल का पे किया गया है तो इसका बेनिफिट किस जनरली एक अकाउंटिंग ईयर के लिए ही मिलता है। थर्ड क्या है, कहाँ दिखाया जाता है, शोन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाया जाता है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में यानी लाभ कमाने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर बिजनेस में कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई है तो नेचुरली क्या होगा, उस बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, ओनली मेंटेन होती है, उसमें इंक्रीज नहीं होता। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी में कोई ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाती है या उसमें कोई रिपेयरिंग की जाती है जिससे प्रोडक्शन चलता रहे, तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होगी, तो ये खर्चा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, साइज। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बिग अमाउंट के, बड़े अमाउंट के होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कंपैरिजन में ये जनरली कम अमाउंट के होते हैं। तो ये डिफरेंस हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस। एक पॉइंट इसमें और क्लियर करना था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट जो है वो किस पर पड़ता है, एसेट्स और लायबिलिटीज पे पड़ता है। एसेट्स या लायबिलिटीज में से किसी एक पे या दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, या तो एसेट्स कम हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से लायबिलिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक लैंड बिल्डिंग खरीदी गई है 1 लाख की, कैश में खरीदी गई है, तो एक तरफ तो बिल्डिंग बढ़ रही है एसेट्स, ठीक है, और एक तरफ कैश 1 लाख रुपए की कैश कम हो रही है क्योंकि कैश पेमेंट किया गया है, तो इसका एसेट साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ी और कैश कम हुई, दोनों ही क्या है, एसेट्स हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे लोन पे किया गया है, कोई लाइबिलिटी पे की गई है, कितने लाख की, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे की गई है, बैंक लोन पे किया गया है, तो 1 लाख की लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी साइड 1 लाख कम हो गया, और कैश में पे किया गया है तो कैश भी कितनी कम हो गई, 1 लाख से कम हो गई, तो दोनों तरफ 1-1 लाख रुपए कम हो गए, एसेट साइड कम हो गए और लाइबिलिटी साइड भी 1 लाख रुपए कम हो गए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज पे पड़ता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पर। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट कम हो जाते हैं और लॉस बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे बिजनेस का प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख रुपीज का है, अब तक इस साल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और 20,000 का मान लीजिए सैलरी हम पे कर रहे हैं, 20,000 की सैलरी पे करी, तो 80,000, अब हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो प्रॉफिट कम होने से नेचुरली क्या होता है, ओनर की कैपिटल भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, प्रॉफिट को कम करके अल्टीमेटली ओनर की कैपिटल में भी कमी लाते हैं।
आइए अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं। जनरली दोनों का वर्ड मीनिंग अगर देखा जाए तो क्या होता है, व्यय, व्यय बोला जाता है दोनों को। एक्सपेंडिचर माना भी अगर हम डिक्शनरी में या कहीं पे सर्च करेंगे तो एक्सपेंडिचर माना भी व्यय होता है और एक्सपेंसेस माना भी व्यय होता है। लेकिन अकाउंटिंग में इन दोनों वर्ड्स को डिफरेंट किया गया है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट कीजिए। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, नेचर या डेफिनेशन कह सकते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी। इसमें दो चीजें होती है, भुगतान भी हो सकता है और लाइबिलिटी इनकर भी हो सकती है, यानी कि कैश पेमेंट करके भी हम एसेट परचेज की जा सकती है या उधार भी अगर परचेज की जाती है तो वो लाइबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है बिजनेस के लिए। तो दोनों चीजें आती है, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी टू एक्वायर प्रॉपर्टी, गुड्स और सर्विसेज, यानी कि किसी भी तरह की संपत्ति, माल या सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान या दायित्व की उत्पत्ति क्या कहलाती है, एक्सपेंडिचर कहलाती है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू की अर्न करने के दौरान जो खर्चे होते हैं, रेवेन्यू अर्न करने के लिए क्या मतलब, माल को उत्पन्न करने, है ना, माल को उत्पन्न करने और उसका विक्रय करने की प्रक्रिया के दौरान जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि जो जनरल एक्टिविटीज होती है बिजनेस की उसके दौरान जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड डिफरेंस क्या है, क्लासिफिकेशन। एक्सपेंडिचर को किस में क्लासिफाई किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई किया जाता है। जनरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हीं को ही एक्सपेंसेस की तरह से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, एक्सपेंसेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एक्सपेंसेस को दो में क्लासिफाई किया जाता है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, उनकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जा सकती है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग की क्या है, पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। जैसे वेजेस जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है, यानी कि जितने प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी उस हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सपेंसेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। और सैलरी जो है, सैलरी एज होल, जैसे मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी कौन सी हो गई, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। थर्ड डिफरेंस क्या है, स्कोप। तो एक्सपेंडिचर का स्कोप जो है एक्सपेंसेस से थोड़ा वाइड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। एक्सपेंडिचर की जो दो कैटेगरीज की गई है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये जो इसका जो स्कोप है वो किससे, एक्सपेंसेस से थोड़ा वाइड है। लेकिन एक्सपेंसेस का स्कोप है वो एक्सपेंडिचर से कम है। ठीक है ना, स्मॉल इन नेचर है। तो ये डिफरेंस हमने देख लिया एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के बीच में। तो बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में आज हमने एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन उसको समझना बहुत ही जरूरी था। आने वाले लेक्चर में मैं आपको रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, ये चारों क्योंकि सिमिलर वर्ड हैं, तो इन चारों में लेकिन क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चारों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, किस तरह से इन सब में आपस में क्या रिलेशन है, इसको समझेंगे। तो तब तक आप जरूर देखते रहिए क्लास विद मी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।